विद्यार्थियों का एसवी चिल्ड्रन एकेडमी रावला मंडी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। तो कक्षा 11 के विद्यार्थियों के लिए आज हमने स्टार्ट किया है। तो सभी विद्यार्थियों ने 10वीं क्लास में अच्छे मार्क्स बनाए, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। सबसे पहले तो आज हम 11वीं क्लास की बुक है हिस्ट्री की, इतिहास की बुक की बात करेंगे और उसमें विश्व का इतिहास दिया हुआ है। उस विश्व के इतिहास की चर्चा हम करेंगे। एक प्रारंभिक समाज समय की शुरुआत से लेखन कला और शहरी जीवन कैसा था, लेखन कला कैसी थी, समय की शुरुआत कैसी हुई, सारी बातों से प्रारंभिक समाज को लेकर हम पहले अध्याय को शुरू कर रहे हैं। तो इसकी स्टार्टिंग देखिए कैसी होती है। पहले कैसी थी पृथ्वी, किस तरह का विवरण था, उसके बारे में हम डिटेल पढ़ेंगे। तो प्रारंभिक समाज कैसा था, कैसे खोजें हुई सारा, तो ये थोड़ा सा चैप्टर दे रखा है, ये आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आप देख सकते हो इस अनुभाग में हम प्रारंभिक समाज से संबंधित 2 विषयों के बारे में पढ़ेंगे। पहला विषय सुदूर अतीत में लाखों साल पहले मानव अस्तित्व की शुरुआत के बारे में पढ़ें कि मानव का अस्तित्व कैसे हुआ था। उसमें आप यह पढ़ेंगे कि सर्वप्रथम अफ्रीका में मानव प्राणियों का प्रादुर्भाव कैसे हुआ। अफ्रीका महाद्वीप है ना। और पुरातत्व विज्ञानिकों ने, पुरातत्व क्या होता है, जो वैज्ञानिक खोज करते हैं, इतिहास के इन प्रारंभिक चरणों के बारे में हड्डियों और पत्थर के औजारों के अवशेषों की सहायता से कैसे अध्ययन किया। ये सारी बातें हम पहले अध्याय में पढ़ेंगे। पुरातत्व विज्ञानियों ने आरंभ मानव जीवन के बारे में पुनर्निर्माण करने के कई प्रयत्न किए। उन्होंने यह जानने की कोशिश की कि वे कैसे घरों में रहते हैं। वे पेड़ पौधों से उत्पन्न कंदमूल व बीजों को इकट्ठा करके और जानवरों का शिकार करके अपना भरण पोषण कैसे करते थे। ठीक है, हमारे मन में भी जिज्ञासा होती है शुरुआत में मानव कैसे रहता था, किसका शिकार करता था, क्या खाता था, किस जगह रहता था, कैसे घूमता फिरता था, हमारे मन में भी जिज्ञासा होती है। तो वैसे ही क्या है, इतिहासकारों जो पुरातत्वविद होते हैं, जो खोजकर्ता होते हैं, उनके मन में शंका रहती है कि कैसे मानव की उत्पत्ति हुई, कैसा हुआ, सबसे पहले मानव कहाँ विकसित हुआ। इन सारी बातों का हम इस अध्याय में बात करेंगे। वे किन तरीकों से अपने भावों और विचारों को अभिव्यक्त करते थे, यानी आज हम कैसे बोलते हैं, क्योंकि आज हम शिक्षित हैं तो अच्छे तरीके से व्यवहार करते हैं, अच्छा बोलते हैं, सबका सम्मान करते हैं। वो पहले कैसे उनके भाव होते थे, कैसे विचार होते थे। आप यह भी पढ़ेंगे कि आदमी द्वारा आग और भाषा का प्रयोग कब और कैसे शुरू हुआ। अब आज आप जला देते हो बड़ा लाइटर से और माचिस से, अपनी जल्दी से आग जला देते हो, लेकिन शुरुआत में मानव ने आग जलाना कैसे सीखा। आपने सुना होगा कि 2 पत्थरों को रगड़कर वो आग जलाता था। कैसी भाषा बोलता था, शुरुआत में पता नहीं कौन सी भाषा बोलता था। अंत में आप यह देखेंगे कि आज की दुनिया में जो लोग शिकार और पेड़ पौधों से प्राप्त खाद्य सामग्री से अपना भरण पोषण करते हैं, क्या उनके जीवन का अध्ययन करने से अतीत के बारे में जानकारी मिल सकती है। अब देखो दूसरे विषय में हम क्या पढ़ेंगे। दूसरे विषय में कुछ प्रारंभिक नगरों जैसे मेसोपोटामिया, वर्तमान इराक के अंदर है, कुछ शहरों के बारे में चर्चा की गई है। ठीक है, पहले मानव कैसा था, कैसे विकसित हुआ, फिर खोजें होने लगी, तो जैसे मेसोपोटामिया और ये शहरों में सभ्यता मिली। इन नगरों का विकास मंदिरों के आसपास हुआ था, खोज में ये मिला है। ये नगर सुदूर व्यापार के केंद्र थे, यानी दूर दूर व्यापार करने वाले केंद्र थे। पुरातात्विक साक्ष्यों यानी पुरानी वस्तुओं के अवशेषों और बहुतायत से पाई जाने वाली लिखित सामग्रियों के आधार पर उस समय के भिन्न भिन्न लोगों, शिल्पियों, लिपिकों, श्रमिकों, पुरोहितों, राजा रानियों आदि के जीवन के पुनर्निर्माण का प्रयत्न किया गया है। आप यह भी देखेंगे कि इनमें से शहरों और कस्बों में पशुचारक समुदाय के लोग अपनी महत्वपूर्ण भूमिका कैसे निभाते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग पशुपालन करते हैं, पशुओं का व्यवसाय करते हैं, वो कैसी भूमिका निभाते हैं। एक विचारणीय प्रश्न यह है कि यदि लेखन कला का विकास नहीं हुआ होता तो इन शहरों में विभिन्न प्रकार की गतिविधियां कैसे संभव थी। अगर लेखन कला नहीं होती तो हम इनके बारे में कोई भी जानकारी प्राप्त नहीं कर पाते। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि लाखों वर्षों तक जंगलों, गुफाओं और अथवा काम चलाऊ घरों, आश्रयों और शिलाश्रयों मतलब जो पत्थर से बने होते थे, में रहने वाले इंसानों ने आगे चलकर गांव और शहरों में रहना कैसे शुरू किया।
शुरुआत में मानव घुमक्कड़ जीवन व्यतीत करता, फिर जंगलों में रहता था, गुफा में रहता था, काम चलाऊ झोंपड़ियाँ बनाता था, और फिर ये शिलाश्रय पत्थरों से बने ये गाँव में कैसे पहुँचे, शहरों में कैसे पहुँचे, ये एक बहुत बड़ी बात है। तो इनकी भी चर्चा करेंगे। ये एक लंबी कहानी है और ऐसी घटनाओं से जुड़ी है जो सर्वप्रथम नगरों की स्थापना से कम 5,000 वर्ष पहले घटित हुई। नहीं, तब तक नगर विकसित नहीं हुए थे, उससे 5,000 वर्ष पहले घटित थी। अत्यंत दूरगामी प्रभाव डालने वाले परिवर्तनों में से एक था धीरे धीरे खानाबदोश, जिंदगी को छोड़कर खेती के लिए, खानाबदोश होता है जहां खाना मिल जाए वहीं निवास करने लग जाते थे और वहीं बस अपनी रात गुजारते थे। फिर धीरे धीरे क्या होगा, इस चीज़ को छोड़कर वो खेती के लिए एक स्थान पर बस गए। जैसे आज हमारी जहाँ ज़मीन है, आपको पता है अभी जहाँ हमारी ज़मीन है वहाँ हम रहते हैं ना एक ही जगह, या घूम फिर के दूसरों की ज़मीन लेते हैं, नहीं लेते। खुद की ज़मीन है, वहीं अपने पास में अपने गाँव में घर है, वहीं अपने रहते हैं, जो लगभग 10,000 साल पहले शुरू हो गया। जैसा कि आप आगे एक विषय में देखेंगे, खेती अपनाने से पहले लोग अपने भोजन के लिए पेड़ पौधों की उपज इकट्ठी किया करते थे। ठीक है, पहले क्या करते थे, ये वगैरह गेहूं चावल वगैरह कुछ नहीं था जैसे आज आप रोटी सब्जी खाते हो। पहले सिर्फ पेड़ पौधों की कंदमूल, फल फूल, पत्ते ये इकट्ठे किए जाते थे। धीरे धीरे उन्होंने भिन्न भिन्न पौधों के बारे में जानकारी प्राप्त की, जैसा वे कहाँ उगते हैं, वे किस मौसम में फलते हैं आदि। इस जानकारी के आधार पर उन्होंने पौधे उगाना सीख लिया धीरे धीरे, क्योंकि आपको पता है पौधा होता है कि उसके फल लगते हैं, फल नीचे गिरने के बाद पौधा उगता है, तो उनको जानकारी होगी हाँ इससे बीज बनता है, ये इस ऋतु में फल देता है, इस ऋतु में, तो उन्होंने सीख लिया। पश्चिमी एशिया में, हम किस महाद्वीप में रहते हैं, एशिया में, गेहूं और जौ, मटर और कई तरह की दालों की फसलें उगाई जाती थी। पूर्वी तथा दक्षिणी पूर्वी एशिया में ज्वार, बाजरा और धान की फसलें आसानी से उगाई जा सकती थी। ये फसलें उगानी शुरू हो गई। ज्वार बाजरा अफ्रीका में पैदा किया जाता था। अब आज पढ़ोगे ना कि बाजरा किस देश का है, तो अफ्रीका का। उन्हीं दिनों लोगों ने भेड़ बकरी, ढोर, सुअर और गधे जैसे जानवरों को पालतू बनाना सीख लिया। ढोर ठीक है, जंगलों में रहने वाला जानवर है, ऐसे जैसे गधा होता है वैसे, तो पालतू बनाना सीख लिया। तब पौधों से निकलने वाले रेशों जैसे रुई, पटसन और पशुओं पर उगने वाले रेशों जैसे ऊन आदि से कपड़े बुने जाने लगे थे। कुछ समय बाद, आज से लगभग 5,000 साल पहले, ढेरों और गधों जैसे पालतू जानवरों को हलों और गाड़ियों में जोता जाने लगा। अब गधों को क्या है कि बार आपने बाजार देखा ना, गधा होता है, उसको गाड़ी जोड़े रखते हैं, तो उस समय पहले ये कोई बैल वगैरह नहीं थे, गधों को और ढेरों को ये क्या है हल चलाते थे उनसे और गाड़ियां चलाते थे। इन घटनाक्रमों के फलस्वरूप और भी अनेक परिवर्तन हुए। जब लोग फसल उगाने लगे तो उन्हें एक स्थान पर रहना पड़ता था जब तक कि उनकी उगाई हुई फसल पक न जाए। ठीक है, एक स्थान पर रहना पड़ता है, फसल बोदी कब तैयार होती है, कब हम अनाज निकालते हैं, तब तक हम एक जगह पर टिके रहते हैं। इसलिए एक स्थान पर बसकर रहना आम बात हो गई और इसके फलस्वरूप लोग अपने रहने के लिए अधिक स्थायी घर बना लेंगे। उन्हें पता है भी हमारी यहाँ फसल है, अच्छी फसल हो रही है, तो हम एक जगह रहेंगे, तो वहाँ वो स्थायी घर बनाने लगे। इसी बीच कुछ जन समुदायों ने मिट्टी के बर्तन बनाना भी सीख लिया। अब क्यों जरूरत पड़ी, जैसे जैसे, क्योंकि आवश्यकता आविष्कार की जननी है, ध्यान रखना, जैसे जैसे जरूरत पड़ती है उस वस्तु का अपने आप आविष्कार हो जाता है। तो मिट्टी के बर्तन बनाना इन्होंने सीख लिया। अनाज और अन्य उपज इकट्ठी करने के लिए और नए उगाए गए अनाजों से तरह तरह के भोजन बनाने के लिए इन बर्तनों का इस्तेमाल किया जाने लगा। वस्तुतः खाद्य पदार्थों को अधिक स्वादिष्ट और सुपाच्य बनाने के लिए भोजन बनाने की प्रक्रिया पर अधिक ध्यान दिया जाने लगा। भोजन को स्वादिष्ट बनाने के लिए भी इन्होंने तरीके ढूंढ लिए धीरे धीरे। साथ ही पत्थर के औजार बनाने के तरीकों में भी बदलाव आ गया। हालांकि औजार बनाने के लिए पहले वाले तरीके भी चालू रहे, पर कुछ औजारों और उपकरणों को घिसाई की विशद प्रक्रिया के जरिए चिकना और पॉलिशदार बनाया जाने लगा। अब तेज धार वाले पॉलिशदार चमकदार बनाने लगे। अनेक नए उपकरण बनाए, जैसे अनाज की पिसाई और सफाई के लिए औंखली बनाई। औंखली देखिए आपने घर में, नहीं देखिए तो आप घर पे अपने माता पिता से पूछोगे कि औंखली क्या होती है और मुसल क्या होता है। औंखली, और उसमें अनाज डाल के मुसल से ध्यान रखना कूटा जाता है। पत्थर की कुल्हाड़ी, देखो आज जो आप लोहे की कुल्हाड़ी और लकड़ी का डंडा देखते हो ना, पत्थर की कुल्हाड़ी। कसिया और फावड़ा जिसको हम कस्सी कहते हैं,
जिनसे जुताई के लिए भूमि साफ की जाती थी और बीज बोने के लिए खुदाई की जाती थी। कुछ इलाकों में लोग तांबा और टिन, रांगा जैसी वस्तुओं के खनिजों का उपयोग करना सीख गए थे। तांबा और टिन का प्रयोग भी करते थे। तांबे के खनिजों को इकट्ठा करके खास नीले हरे रंग की वजह से उनका इस्तेमाल किया जाता था। इससे आगे चलकर धातुओं से गहने और औजार बनाने का रास्ता खुल गया। अब देखो, दूरस्थ स्थानों जैसे समुद्रों से उत्पन्न होने वाली कुछ अन्य प्रकार की चीज़ों के बारे में भी जानकारी बढ़ती जा रही है। देखिए, शुरुआत ऐसी है तो थोड़ा सा आपको अजीब सा लगेगा कि सर क्या पढ़ा रहे हैं। तो शुरुआत हम बता रहे हैं कि इस किताब में 11वीं क्लास की बुक में हम क्या पढ़ेंगे, किस तरह पढ़ेंगे, क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे, उनके बारे में हम इसकी डिटेल पढ़ रहे हैं। देखो, दूरस्थ स्थानों से उत्पन्न होने वाली कुछ अन्य प्रकार की चीज़ों के बारे में जानकारी। ये चीज़ें थी लकड़ी, पत्थर, हीरे जवाहरात, धातुएं, सीपियां और ओबिसिडियन यानी ज्वालामुखी का पक्का हुआ लावा। स्पष्टतः लोग इन चीज़ों के बारे में अपनी जानकारी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते और उनका प्रसार करते थे। इस प्रकार व्यापार में वृद्धि होगी, गांव और कस्बों का विकास होता गया और लोगों का आवागमन बढ़ता गया, जिसके फलस्वरूप पुराने छोटे छोटे जन समुदायों के स्थान पर छोटे छोटे राज्य विकसित हुए। क्योंकि धीरे धीरे जैसे जैसे आवश्यकता बढ़ी, व्यापार होता गया, एक दूसरे को वस्तु के बदले वस्तु देते रहे, इस तरह संपन्न होते गए और एक छोटे से समुदाय के छोटा सा राज्य बन गया। यद्यपि ये परिवर्तन बहुत धीमी गति से हुए और इस प्रक्रिया में कई हजार वर्ष लग गए, लेकिन जब शहर स्थापित हो गए, उनका विकास होने लगा, तो इन परिवर्तनों की रफ्तार भी क्या हो गई, तेज हो गई। इसके अलावा इन परिवर्तनों के दूरगामी परिणाम निकले। कुछ विद्वानों ने इसे क्रांति कहकर पुकारा, कि कोई क्रांति हुई थी तब ये परिवर्तन हुआ, क्योंकि लोगों के जीवन में संभवतः इतना परिवर्तन आ गया था कि उन्हें पहचानना ही मुश्किल हो गया था। जब आप आरंभिक इतिहास में इन दो विपरीत विषयों का अन्वेषण करें तो इन निरंतरताओं और परिवर्तनों का अवश्य अवलोकन करें। यह भी याद रखें कि हमने प्रारंभिक समाज में कुछ को ही उदाहरण के तौर पर विस्तृत अध्ययन के लिए चुना है। इसके अलावा और भी कई प्रकार के प्रारंभिक समाज थे, जैसे किसान समुदाय, पशुचारक यानी ग्वाले लोग गायें चराते थे, शिकारी जो शिकार करते थे और संग्रह इकट्ठा करते थे अपने समुदाय के लिए, और नगरवासी लोग। अब देखिए, वो चीज़ें हमने सारी पढ़ ली। अब आता है कालक्रम 6 लाख वर्ष पूर्व से 1 ईस्वी पूर्व। 6 लाख वर्ष पूर्व से 1 ईस्वी पूर्व कालक्रम का अध्ययन कैसे करें। अब ये कालक्रम होता क्या है, इतिहास के बारे में कैसी जानकारी प्राप्त करें। तो देखिए, कालक्रम का अध्ययन कैसे करें। आप इस प्रकार का कालक्रम पुस्तक के प्रत्येक अनुभाग में पाएंगे। प्रत्येक कालक्रम आपको विश्व इतिहास की प्रमुख प्रक्रियाओं और घटनाओं के बारे में बताएगा। जब आप इन कालक्रमों का अध्ययन कर रहे हो तो ध्यान रखें, राजाओं के बीच लड़े गए युद्ध लड़ते हैं ना, अपने नाम सुनते हैं, हल्दी घाटी का युद्ध है, कोई भारत चीन युद्ध है, कोई भी युद्ध पढ़ते हैं उसमें सन आता है। तो राजाओं के बीच लड़े गए युद्धों की उपेक्षा उन प्रक्रियाओं और घटनाओं जिनके द्वारा सामान्य स्त्रियों और पुरुषों ने इतिहास को प्रभावित किया की तिथियों को अंकित करना अधिक कठिन है। कुछ तिथियां किसी प्रकार के आरंभ या उसकी परिपक्व अवस्था को दर्शाती है। इतिहासकार लगातार नए नए साक्ष्यों के आधार पर तिथियों में संशोधन कर रहे हैं। जैसे जैसे पढ़ते जाते हैं, अध्ययन करते जाते हैं, नई नई चीज़ें मिलती है और नए नए परिवर्तन होते हैं, या पुरानी तिथियों के निर्धारण के लिए नए तरीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। यद्यपि हमने कालक्रम को सुविधा की दृष्टि से भौगोलिक आधार पर बांटा, पर वास्तविक ऐतिहासिक विकास प्राय इन सीमाओं पर जाते हैं। ऐतिहासिक प्रक्रियाओं में काल अनुक्रम प्राय ऊपर नीचे या अतिव्यापित हो जाता है। मानव इतिहास की कुछ युगांतरकारी घटनाओं को यहाँ दिया गया है। इनकी प्रक्रियाओं का वर्णन आने वाले अध्यायों में करेंगे, जिनके पृथक कालक्रम भी है। अलग अलग कालक्रम में अलग अलग काम हुआ। जहाँ पर आप एक देखेंगे वहाँ पर आपको एक चित्र दिखाई देगा जो कि खाने में लिखी तिथि से संबंधित है। कालक्रमों में दिए गए खाली खानों का यह अर्थ नहीं है कि उस काल में कुछ भी विशेष घटित नहीं हुआ। कभी कभी यह हमें बताता है कि हमें अभी तक यह पता नहीं है कि उस काल में क्या घटित हुआ है। अगले वर्ष हम दक्षिणी एशिया के इतिहास और विशेष रूप से भारतीय इतिहास का अध्ययन करेंगे। दक्षिणी एशिया के बारे में दी गई तिथियां उस महाद्वीप में हुए केवल विकासों को ही दर्शाती है। तो ये कालक्रम का निश्चय करना है। अब फिर आ जाएगा कालक्रम क्या है। 6 लाख ईस्वी पूर्व से 1 ईस्वी पूर्व, और ये अभी मैंने पढ़ा
तो तिथियां दी हुई है सारी, अफ्रीका, यूरोप, सबकी तिथियां दी हुई है, तो इनको पढ़ेंगे। तो आज मैंने आपको ये बताया कि क्या किस प्रकार की कालक्रम है, किस प्रकार इन अध्यायों को पढ़ना है, ये सारी चीज़ें आपको इसमें क्लियर कर दी है। तो हम कल से इस वीडियो को बढ़िया तरीके से स्टार्ट करेंगे, पहले पाठ से जहाँ इसकी शुरुआत होती है। इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? कालक्रम 1 लाख वर्ष पूर्व से 1 ईस्वी पूर्व। तो साथ साथ में आप बुक में से पढ़ते रहना, ये हम पूरा डिटेल से पढ़ेंगे, कैसे किसका निर्माण हुआ, कब क्या वस्तु बनी, पूरी डिटेल हम जब पढ़ेंगे और फिर आगे आगे बढ़ते जाएंगे। आप रुचि लेते रहिए, बढ़िया तरीके से पढ़ते रहिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।